बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक प्रैक्टिकल वीडियो करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है वैक्यूम गेज के साथ इंजन की डायग्नोसिस। और उसमें हम देखेंगे कि होंडा सिटी या किसी भी इंजन के साथ आप वैक्यूम गेज को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके ऊपर एक ब्रीफ सी वीडियो ऑलरेडी है मेरी चैनल के ऊपर। हाउएवर अभी दोबारा हम बात करते हैं इसमें। अगर आप ये देखें जो होंडा सिटी 2012 या मोस्टली होंडा सिटी के जितने भी तकरीबन वेरिएंट्स हैं, सिविक या मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ बट सिटी के, तो उसमें जो वैक्यूम जो पीसीवी वैल्व है जहाँ से हमने होज को कनेक्ट करना है, वैक्यूम गेज को कनेक्ट करना है, वो इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे लगा होता है। ये मैंने उतारा हुआ है, ये पूरे का पूरा पीसीवी वैल्व मैंने ये इधर क्रैंक केस के साथ लगा होता है। एक होल होता है जिसके अंदर एक रबर का ग्रोमेट लगता है और उसके अंदर ये अटैच हो जाता है। या तो आप इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो ये पूरा निकल आएगा, और या फिर आपको ये क्लैंप रिमूव करके इस होज को निकालना पड़ेगा और पीसीबी को वापस गले लगा दें, और इस होज के साथ जिसमें पीसीबी निकला हो उसके साथ आप वैक्यूम गेज की होज को अटैच कर देंगे। होंडा सिटी में एक चीज़ याद रखिएगा, चूँकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पे इंजन का जो क्रैंक केस है काफ़ी गर्म होता है, तो वो जो रबर का ग्रोमेट होता है जहाँ पे जाके ये पीसीबी वैल्व लगता है वो गर्म हो जाता है, गर्म होके प्लास्टिक बन जाता है रबर। और जब आप इसको निकालते हैं तो ये टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोस्टली टूट जाता है। ये चूँकि मैंने नया लगाया था रबर का ग्रोमेट भी, तो इसलिए ईजिली ये पीसीबी वैल्व बाहर निकल आया। तो हाउएवर आप इससे कर सकते हैं। दूसरा आपका जो इसमें आपका ई वैप वैल्व है या पर्ज वैल्व जिसको कहते हैं वो ये लगा हुआ है। और अच्छा, इसमें होंडा सिटी में एक इशू ये भी है कि ये होज इसके अंदर आ रही है जो कि चारकोल कनस्तर से, जो कि पीछे यहाँ कहीं पे लगा होता है, इस जगह पे चारकोल कनस्तर लगा होता है, वहाँ से ये होज आ रही है। और इसकी जो इनटेक मैनिफोल्ड को जाती है वो अलहदा से होज नहीं है, ये पर्ज वैल्व का एक जो पोर्ट है वो डायरेक्टली इनटेक बॉडी जो थ्रॉटल बॉडी है उसके साथ लगती है। तो जो आइडियल जगह है इसकी वो यही पीसीबी वैल्व है। तो इसमें कोशिश ये कीजिए कि जब भी आपने लगानी हो वैक्यूम गेज तो इस क्लैंप को उतारें और इस होज को पकड़ें। अगर पीसीबी वैल्व उतारेंगे और उसका रबर ग्रोमेट जो है वो पुराना है, वो प्लास्टिक बन चुका होगा, तो लाइकली चांसेस हैं कि आपका वो टूट जाए। जब टूट जाएगा तो फिर इसको निकालना, पूरे का पूरी असम्बली को निकालना बड़ा मुश्किल बन जाता है, और उसके लिए आपको इनटेक मैनिफोल्ड ये पाइप्स वगैरह सारी रिमूव करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम इसके साथ इस होज के साथ हम अटैच करते हैं वैक्यूम गेज। और इसमें हम जो प्लान कर रहे हैं वो ये है कि एक तो हम इसको क्रैंक के साथ देखेंगे नो फ्यूल, और ख़ाली क्रैंक करेंगे इंजन को, और उसमें हम देखेंगे कि क्या ये इंजन अगर हेल्दी है तो क्या ये 3 to 5 इंच ऑफ मर्करी जनरेट कर पाता है गेज के ऊपर कि नहीं। अगर वो कर पाता है तो इसका मतलब है मैकेनिकली ये बहुत फिट इंजन है। फिर इसका आइडल आरपीएम के ऊपर हम देखेंगे कि आइडल आरपीएम के ऊपर इसके कितनी ये वैक्यूम जनरेट कर रहा है, क्या वो 18 to 22 इंच ऑफ मर्करी है। फिर उसमें मुख्तलिफ जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उनके चेक्स परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। लाइक वाइज प्लान ये भी है कि एक सिलेंडर के अंदर हम मिस फायर कराएं, उसमें या तो हम स्कैनर की मदद से कोई एक इंजेक्टर डिसेबल कर सके। बहुत सारी गाड़ियों में ऑप्शन होती है, होंडा सिटी के अंदर भी 2012 का जो इंजन है उसमें भी आपको ये एक इंजेक्टर डिसेबल कर सकते हैं। तो उसको डिसेबल करेंगे ताकि मिस फायर हो एक सिलेंडर के अंदर, उसको सिमुलेट करेंगे। लाइक वाइज प्लान ये है कि फिर हम एक कंप्रेशन लॉस का सिमुलेशन करेंगे जिसमें हम कोई एक कॉयल में से स्पार्क प्लग रिमूव कर देंगे, कॉयल रिमूव कर देंगे और फिर इंजन को स्टार्ट करेंगे, जिससे उसका उस सिलेंडर का कंप्रेशन लॉस होगा, और उसको देखेंगे। अब इसमें याद रखिएगा जब ये टेस्ट परफॉर्म करना हो, सिमुलेट करना हो, बेसिकली टेस्ट तो नहीं है, ये सिमुलेशन के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसको जब आपने डिसेबल करना है तो इस सिलेंडर के जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको भी डिसेबल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये है कि सिलेंडर में आपके रॉ फ्यूल जाता रहेगा। बहुत सारी जो नई गाड़ियां हैं उनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है जिसमें अगर आपकी कॉयल डिस्कनेक्टेड है या उसमें प्रॉब्लम है किसी सिलेंडर के कॉयल की, उस सिलेंडर का इंजेक्टर भी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिसेबल करा देता है ताकि फ्यूल वहाँ पे अनबर्न फ्यूल ना जाता रहे, जो कि क्रैंक केस ऑयल के साथ भी मिल सकता है, और इवन वहाँ पे मैकेनिकल इश्यूज जनरेट हो सकते हैं।
तो अभी हम इंजन वार्म अप हो चुका हुआ है और हमने इस होज को इसके साथ अटैच कर दिया है पीसीबी वाली वेल्व वाली होज के साथ। और अगर आप अभी गेज को हम रीड करें तो हमें क्लियर इस इंजन के अंदर 21 इंच ऑफ मर्करी हमें मिल रहा है। और अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो नीडल बिल्कुल स्टैटिक है, स्टेडी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें न टैपेट का कोई ऐसा इशू नहीं है। और ना सिर्फ टैपेट का, हमने बात किया था कि माइनर अगर फ्लक्चुएशन नीडल के अंदर होती बिल्कुल माइनर सी, तो ये मैं बताती कि इसके अंदर या टैपेट्स के एडजस्टमेंट का इशू है या इसके जो वाल्व्स गाइड्स हैं वो वॉर्न ऑफ हो चुकी नहीं है और उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल हमें एक हेल्दी इंजन की इंडिकेशन है कि 18 से 22 इंच ऑफ मर्करी। 22 से ऊपर होता तो हमारी इनटेक की तरफ कोई रिस्ट्रिक्शन होती। इसका फ़िल्टर भी अभी चेंज हुआ है बिल्कुल फ्रेश, और साथ में थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन हुई है और इनटेक मैनिफोल्ड भी इस इंजन की क्लीन हुई है। तो इस वजह से ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत इंडिकेशन दे रहा है। इसी तरह से अभी हम देखते हैं जो हमारा ये फ्यूल इंजेक्टर है, इसको हम डिसेबल करते हैं, इसका ग्रिप उतारते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी क्या स्टेटस होता है। अभी मैंने एक मिसफायर सिमुलेट करने के लिए जो फर्स्ट इंजेक्टर है उसकी ग्रिप मैंने यहाँ पे उतारी है और उसको देखते हैं उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। हमने मिसफायर की बात की थी कि अगर मिसफायर मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से है तो हमें इस गेज के अंदर जो नीडल है वो इस तरह से रिदमिक उसमें वैल्यू मिलेगी कि वो रिदमिक अप डाउन 2 से 3 1 से 3 इंच ऑफ मर्करी जो है ना आप जाएगी अपनी आइडल जो वैक्यूम की वैल्यू है, जिस तरह से इस गाड़ी की 21 वैल्यू थी उसमें। अब हमने मिसफायर ऑब्वियसली जब फ्यूल नहीं जा रहा है इस सिलेंडर के अंदर तो ये सिलेंडर मिसफायर करेगा। अब उसको देखते हैं, जबकि इस इंजन में याद रखिए कि मैकेनिकल इशू नहीं है। तो फिर उसमें देखते हैं, इस केस में हम देखते हैं कि इसमें इस गेज के साथ इसकी जो वैक्यूम है उसके साथ क्या हमारे ऑब्जर्वेशन हमारी बनती है। जी, तो ग्रिप उतरी हुई है यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर पहले सिलेंडर की फ्यूल इंजेक्टर की ग्रिप उतरी हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखें जो वैल्यू है इस इंजन की वो 20 की बजाय वो 21 पहले आप रीड कर रहे थे हम इस इंजन की, जब चारों सिलेंडर काम कर रहे थे। अभी ये तकरीबन 19 के ऊपर आई हुई है, जबकि नीडल वैसी की वैसी स्टेडी है। तो इससे हमें ये मिलता है कि वैक्यूम गेज अगर कोई मिसफायर है जो कि मैकेनिकल नहीं है, फ्यूल डिलीवरी की वजह से है, इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ की वजह से है, जिस तरह से स्पार्क प्लग है या आपकी इग्निशन कॉयल है उसकी वजह से अगर कोई है और उस मिसफायर हो रहा है कोई सिलेंडर, तो ये सिर्फ उसकी वैल्यू को थोड़ी सी वैक्यूम को थोड़ा सा कम कर देगी, क्योंकि एक जो सिलेंडर है वो अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, उसका सिर्फ इतना ही इफ़ेक्ट आएगा। बट उसको आप डायग्नोज नहीं कर सकेंगे क्योंकि अभी भी वैल्यू 18 से 22 के बीच में है। हाँ, अगर एक से ज़्यादा सिलेंडर कर रहा हो तो लाइकली चांसेस है, 2 सिलेंडर कर रहे होंगे तो मेरा ख्याल है कि इसकी अच्छी खासी वैक्यूम की वैल्यू गिर जाएगी और कुछ फर्दर भी हमारी ऑब्जर्वेशन बन सकती हैं। बट प्रैक्टिकल है सच मैंने कभी किया ही नहीं है और ना ही मैंने पढ़ा है। तो बहरहाल कोई बंदा अगर इस तरह का केस है तो उसमें वैक्यूम गेज लगा के आप देख सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। वो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी जो बाकी लोग डायग्नोसिस करते हैं उनके काम आ सकती है। अभी हमने इसकी इग्निशन कॉइल रिमूव कर ली है और जो फर्स्ट सिलेंडर का स्पार्क प्लग है यहाँ पे उसको हमने फुली अनटाइट कर दिया है। हाउएवर वो होल के अंदर अवेलेबल है बट उसको बिल्कुल हमने लूज़ कर दिया हुआ है। और अब हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट वैक्यूम गेज के ऊपर क्या आता है। तो ये आप देख रहे हैं कि वैक्यूम कहाँ पे चला गया है। अब हम इसके अंदर एक डेलिब्रेट एयर लीक जो है ना इनटेक एयर सिस्टम के अंदर डालने जा रहे हैं। उससे आप देखिएगा कि इसका वैक्यूम किस तरह से डाउन होता है। ये जैसे जैसे एयर लीक ज़्यादा होती जाएगी उसी तरह से आपकी जो वैक्यूम है वो कम यहाँ पे दिखाई देगा।